बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात हो जाए परसों यानी 6 जुलाई को होने वाले तरनौल इस्लामाबाद में होने वाले PTI के जलसे की, जिससे बहुत से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हैं और बहुत से लोगों को बहुत सारे ख़दशात लाहक हैं। अब देखते हैं कि ख़दशात पूरे होते हैं या तवक्कुआत पूरी होती हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर PTI परसों एक बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो फिर इससे अगला PTI का जलसा जो होगा हो सकता है कि उसकी क़यादत अडयाला में बैठा हुआ कैदी खुद करे। और इसके पीछे कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कारफरमा नहीं है, बल्कि हालात आप सबके सामने हैं जिस नहज तक पहुंच चुके हैं और जिस तरह हर केस को धक्का लगा के 2-2 4-4 दिन के लिए मौखर किया जा रहा है। तो अब ख़ान की रिहाई जो है वो कोई ज़्यादा दूर की बात नज़र नहीं आ रही और हर गुज़रता दिन जो है वो ख़ान को अंदर रखने के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। परसों के जलसे में मेरी इंतहाई ईमानदाराना राय ये है कि अगर PTI इस जलसे को कामयाब करना चाहती है तो उसमें सबसे अहम तरीन ज़िम्मेदारी जो है वो जिस शख्स को अदा करनी पड़ेगी उसका नाम है वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर। उसकी वजह ये है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब में आज और कल अगर इस जलसे की इजाज़त बरकरार रहती है तो एक बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन किया जाएगा, क्योंकि इसका इशारा हुकूमत ने जो अपने इरादे हैं उसका इशारा दे दिया है PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुग़ल को गिरफ़्तार करके कि उनके अगले 2 दिन में इस जलसे के हवाले से क्या इरादे हैं और क्या हिकमत अमली है, क्या लाहे अमल है। ज़ाहिर है बहुत खौफनाक क्रैकडाउन किया जाएगा। लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब हज़ारों नहीं कम अज़ कम 1 लाख लोगों को लेके KP से इस्लामाबाद में दाखिल हो जाते हैं तो किसी भी सूरत में वो एक बहुत बड़ा शोडाउन होगा, बहुत बड़ा वो ताकत का मुजाहरा होगा और उसको आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकेगा। लेकिन इस बात को यकीनी बनाना होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद में KP से गंडापुर साहब लोगों को लेके इस्लामाबाद की सरहद में दाखिल हों। इस कामयाब जलसे से और KP से जब लोग यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे फ़ायदों के अलावा एक बड़ा फ़ायदा PTI को ये भी होगा कि ये जो PTI की मौजूदा क़यादत है इस पर कारकुनान का इत्माद जो है वो बहाल रहेगा, जिसको धक्का लगाने के लिए, जिसको मशकूक बनाने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए इस वक्त PTI के बाज़ साबकीन ही मैं कहूँगा कि वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं और TV स्क्रीन्स उनके बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हवाले की गई हैं कि आपका जो चीज़ जी चाहता है आप कहते चले जाएं। अगर ये जलसा कामयाब हो गया तो फिर PTI की जो मौजूदा क़यादत है ये मेरा ख़्याल है कारकुनान का एतमाद एक मरतबा फिर जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब नाज़रीन चलते हैं अदालतों की तरफ, तो बात कर लेते हैं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केस की, जिसमें चीफ जस्टिस ने फॉर्म 47 वालों को आते ही एक बड़ा रिलीफ दे दिया है। फॉर्म 45 पर हारने वाले और फॉर्म 47 पर मिली भगत से जीतने वाले उम्मीदवारों, जिनमें ज़्यादातर का ताल्लुक जो है ज़ाहिर है नून लीग से है, आज उन्हें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ जैसा साहब ने एक बड़ी मुश्किल से बहरहाल निकाल लिया है। अब तक 3 बड़े मुकदमात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और इन तीनों में चीफ जस्टिस साहब खुद ही बेंच बनाकर उसमें ज़रूर बैठे हैं और ये इस नौइयत के मुकदमात हैं जिससे बैलेंस ऑफ पावर जो है वो यकसर तब्दील हो सकता है। इन मुकदमात में ज़ाहिर बल्ले के निशान वाले केस में चीफ जस्टिस अपने फ़ैसले से PTI को पहले ही
ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा चुके हैं और दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बार बार इसका इजहार कर रहे हैं। ये एक ऐसा गैर आइनी फ़ैसला था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरी दानिश में, कि आज फुल कोर्ट में बैठे जजेस भी इस फैसले का तरह तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरा मखसूस नशिस्तों का केस है जिसमें काजी साहब का बस नहीं चल रहा कि वो ये फैसला कर दें कि मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही हक हैं। अच्छा, इस केस में काजी साहब बज़ाहिर बेंच में अपनी अक्सरियत तो खो चुके हैं बज़ाहिर, और ज़राए का कहना है कि इसीलिए इस केस में 1 हफ़्ते की तारीख डाल दी गई है। इस दौरान कुछ ना कुछ जजों की जहन साजी की कोशिश की जाएगी, कुछ मैनेज करने की कोशिश की जाएगी और उन्हें भी उसी मकाम पर लाने की कोशिश की जाएगी जहाँ पे चीफ जस्टिस साहब बाहें खोले उनके इस्तकबाल के लिए काफ़ी देर से खड़े हैं। तीसरा केस है ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, जिसकी आज 5 रुकनी बेंच में समाअत थी और आज की समाअत इस हवाले से बड़ी हंगामा खेज़ साबित हुई कि समाअत के आगाज़ पे ही शौकत बसरा के वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने बेंच में चीफ जस्टिस की मौजूदगी पे एतराज़ उठा दिया और कहा कि इस केस को किसी और बेंच को भेज दिया जाए। अच्छा, इस पे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपका एतराज़ मैंने सुन लिया है और ये बेंच जो है मैंने नहीं बनाया, ये कमेटी ने बनाया, आप जाके बैठ जाएं। ज़रा दुरुस्त लहजे में उन्होंने कहा। फिर चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब का नाम लिए बग़ैर कुछ तंज़िया अंदाज में कहा कि जेल से पेश होने वाले ने भी तो बेंच पर कोई एतराज़ नहीं किया था, आप क्यों एतराज़ कर रहे हैं। इस पे वकील नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने वो चुप नहीं रहे और उन्होंने फौरी तौर पे जवाब दिया कि सिर्फ मुझे ही नहीं, जो इस वक्त जेल में बैठा है यानी जिसकी तरफ आपका इशारा है उसे भी इस बेंच पर एतराज़ है। अच्छा, ये बिल्कुल एक गैर मतवक्को जवाब था जिसे सुनते ही चीफ जस्टिस साहब के तन बदन में आग लग गई और वो गुस्से से बोले कि जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, उन्होंने जेल से दरख्वास्त दी थी कि उन्हें सुना जाए, अदालत ने उन्हें इजाज़त दी और जेल से उनकी पेशी को यकीनी बनाकर उन्हें सुना। अब उनको कैसे सुना गया नाज़रीन वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, आपने भी देखा, बल्कि आपने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, कोई देख ही नहीं पाया कि चीफ जस्टिस साहब ने उनको कैसे सुना था। और चीफ जस्टिस साहब ने फिर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से कहा कि गुस्से में कहा कि आप जाकर बैठ जाएं, हमें आपको नहीं सुनना। बहुत अजीब रवैया था और चीफ जस्टिस साहब इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज़ तौर पे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी से कहा कि सोचें कि अगर आपके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए पाकिस्तान बार कौंसिल को हम लिख दें, और पूछा कि ये पाकिस्तान बार कौंसिल को लिखा जाए या नहीं। ये बड़ा मतलब अजीबोगरीब एटीट्यूड था कि एक वकील ने सिर्फ जज की मौजूदगी पे एतराज़ किया है, जो हर रोज़ हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, हुकूमत की तरफ से भी हो रहा है। तो ये जवाब में चीफ जस्टिस साहब का इतना गुस्से में आ जाना, मुश्तिल हो जाना, मेरी समझ में तो नहीं आया। अच्छा, चीफ जस्टिस ने फिर तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा साहब से पूछा और बड़ी मतलब टेक्निकल गेम खेली चीफ जस्टिस साहब ने। उनको पता था कि सलमान अकरम राजा साहब क्या जवाब देंगे। सलमान अकरम राजा साहब से पूछा कि क्या आपको भी मेरे बेंच पे बैठने पे कोई एतराज़ है। ज़ाहिर है सलमान अकरम राजा साहब और मिजाज के और कैलिबर के वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर माय लॉर्ड जो है उनका गुस्सा कुछ कम हुआ। हालांकि मेरी ज़ाती राय ये है कि सलमान अकरम राजा को इतना कैटेगोरिकल और वाज़े जवाब नहीं देना चाहिए था। कुछ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब की बात भी करनी चाहिए थी कि उनके एतराज़ की वजह क्या है। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, बहुत ज़ोरदार अंदाज में मुकदमात लड़ रहे हैं PTI के, तो इसलिए मैं तो ऐसी पोजीशन में नहीं हूँ उनको कोई मशवरा दे सकूँ। अच्छा जी, आज की समाप्त में ना शुरू में ही जजेस के सवालात ने इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेहमद साहब को मतलब उनके पैरों तले से ज़मीन सरका दी, परेशान करके रख दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट होने वाले जो नए जज हैं जस्टिस अकील अब्बासी, उनके रिमार्क्स ने तो आलमोस्ट केस का फैसला ही सुना दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कैसे चीफ जस्टिस के नाम मुस्तरद कर सकता है। बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मैंने जो नाम दिए वो कबूल कर लिए, और पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने क्यों मसला बनाया हुआ है जो नाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दिए। अच्छा, जिस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मैं आपके मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पे मुत्तफ़िक हूँ।
अच्छा, ये मतलब बड़ी अजीब बात थी इलेक्शन कमीशन के वकील की। अच्छा, वो बिल्कुल सरेंडर कर गए और इस तरह सरेंडर करने पे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने गालिबन सख्त बुरा मनाया और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपके मुत्तफ़िक होने का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का पहला मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं था। ठीक है, अच्छा, क्या मुत्तफ़िका तौर पर ट्रिब्यूनल्स का काम जारी रखने और हतमी फ़ैसला सुनाने का हुक्म दे दें? मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे चीफ जस्टिस साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि इलेक्शन कमीशन का हर केस मैंने ही लड़ना है और कुछ खुद भी तैयारी करके आया करें। मतलब और बड़ा अजीब रिमार्क्स थे उनके। अच्छा, इसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स ने तो बिल्कुल ही मतलब दोबारा केस का फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो पैनल मांगा और लाहौर हाई कोर्ट के भेजे गए जजेस को की तरफ से भेजे गए जजेस को जिस तरह मुस्तरद किया गया है, उस पर अगर मैं भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होता तो यही करता जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। मामला बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था, कोई इबहाम बाकी नहीं रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब गालिबन कोई जहन बना के आए हुए थे। उन्होंने जजेस की मुशावरत के लिए थोड़ी देर के लिए अदालत बर्खास्त कर दी और थोड़ी देर बाद जब जजेस दोबारा अदालत में आए तो फिर कायद साहब का गालिबन जादू चल चुका था और चीफ जस्टिस साहब ने आते ही हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट दोनों आइनी इदारे हैं, वो क्यों आपस में लड़ रहे हैं, वो मिलकर बामानी मुशावरत से इस मसले का हल निकाल लें। यानी वो पंचायती साहब उन्होंने फैसला कर दिया। हुक्मनामे में उन्होंने ये भी कहा था कि अटार्नी जनरल ने बामानी मुशावरत की हिमायत की है, ताहम मुशावरत का जो अमल है वो नए चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद ही मुमकिन हो सकेगा। अच्छा, जैसे ही चीफ जस्टिस की तकर्री का अमल मुकम्मल हो, इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और जारी करदा नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेंगे और फिर इसके बाद जो अदालत है उसने मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी, क्योंकि आज की समाअत के दौरान तमाशा लगा रहा। यूँ लग रहा था कि हम ख्याल बेंच ने भी काजी साहब से बगावत कर दी है, लेकिन आखिर में काजी साहब फिर अचानक कामयाब हो गए और फिर वो पता नहीं अपने ब्रादर जजेस के और बड़ों के पता नहीं झांसे में आ गए या क्या हुआ। अच्छा, एक बिल्कुल सादा और वाज़ेह केस चीफ साहब ने जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक लटका दिया है। बड़ा मतलब हैरत अंगेज़ बात है, और हैरत इसलिए कि सिर्फ पंजाब में काम करने वाले 8 ट्रिब्यूनल जो हैं उनको काम करने से रोका गया है। बाकी मुल्क भर में काम करने वाले ट्रिब्यूनल जो हैं वो उसी तरह काम करते रहेंगे। यानी और नून लीग क्या चाहती थी, यही चाहती थी ना कि पंजाब में धांधली की तहकीकात किसी तरह रोक दी जाए, और इनकी ये ख्वाहिश जो है ये चीफ जस्टिस साहब ने कम अज़ कम वक्ती तौर पे पूरी कर दी है। अब ट्रिब्यूनल से घबराए हुए नून लीगी उम्मीदवारों को एक नई सियासी लाइफ मिल गई है, और सवाल ये पैदा होता है कि कब तक हुकूमत का ये जो हुकूमत साजी का कहना चाहिए, ये जो जाली बंदोबस्त है, ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये फूंकों की मार है, और वो जो आखिरी फूंक है वो किसी वक्त भी मार दी जाएगी। तो फिर नाजरीन, जब इस सारे काच बचोले के बाद जिस तरह की हुकूमतें बनाई जाती हैं फिर और काच मचोला मारा जाता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती का कुंभा जोड़ा, तो फिर इस मतलब वो सरोगेट वाला लतीफ़ा आपने भी सुना होगा, सरोगेसी वाला। सरोगेसी मीन्स कि वो शौहर के सेल्स और फिर ख़ातून के एग्स लेके किसी तीसरी ख़ातून के रहम में रखे जाते हैं। तो ये सरोगेसी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई पाकिस्तानी अमरीकी से पूछता है कि ये सरोगेसी क्या होती है, तो वो अमरीकी बताता है कि भाई वो सरोगेसी ये होती है कि मर्द के स्पर्म्स लिए जाते हैं, औरत के एग्स लिए जाते हैं, उनका मिलाप करवाया जाता है और फिर वो किसी तीसरी औरत के रहम में रखा जाता है और इस तरह फिर बच्चा बनाया जाता है। तो वो पाकिस्तानी कहता है अच्छा फिर अमेरिका में इस तरह बच्चे बनाए जाते होंगे, हमारे यहाँ तो इस तरह हुकूमतें बनाई जाती हैं।
तो जब हुकूमतें इस तरह बनेंगी तो फिर हुकूमतें जो इस सरोगेट हुकूमतें बनेंगी तो फिर उनके कारनामे भी इसी तरह के होंगे। आपने सुन लिया होगा कि बजट में CDA ने पार्लियामेंट लॉजेस की तज़य्युन और आइश के लिए 69 करोड़ रुपए मांगे थे और हुकूमत ने कमाल फयाजी का मुजाहरा करते हुए अपनी पार्लियामेंट लॉजेस जहाँ पे ख़ुद रिहाइश इख्तियार करनी है, अपनी पार्लियामेंट लॉजेस के लिए 69 करोड़ की बजाय 1.6 अरब रुपए दे दिए। वाह, क्या ज़बरदस्त फयाजी का मुजाहरा। और ये भी ज़हन में रखें कि नए पार्लियामेंट लॉजेस के लिए 8.5 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम जो है वो पहले ही दी जा चुकी है नए पार्लियामेंट लॉजेस के लिए। और मतलब वही ना जी, नाना जी की फातिहा, और पैसे इसी तरह बहाए जा रहे हैं। ये भी आपने सुन लिया होगा कि पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा की जो जय करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं टिकटॉकर्स पे। टिकटॉकर्स आके और मुख्तलिफ एक्टर और एक्ट्रेसेस आके कह रही हैं कि मरियम नवाज़ ने तो 100 दिनों के अंदर पंजाब का नक्शा बदल दिया, लाहौर को तो पेरिस बना दिया। और मतलब समझ नहीं आ रही कि कोई आके जो टिकटॉकर है वो ये कह रही है कि लाहौर में तो जनाब ऐसी सफाई हो रही है कि मैंने आज अपना जो मेकअप किया है वो आईना देख के नहीं किया बल्कि लाहौर की एक सड़क देख के किया है। मतलब चमकती दमकती सड़क देख के किया है। कोई कह रहा है कि जनाब मैंने अपनी आंखों से आज लाहौर में मनोसलवा तकसीम होता हुआ देखा है। कोई अदाकारा आके कह रही है कि जनाब दूध और शहद की नहरों का हमने मुहावरा सुना था, लेकिन हकीकी तौर पे दूध और शहद की नहरें जो हैं वो बहती हुई मैंने मरियम साहिबा के दौर में लाहौर में देखी हैं। अच्छा, ये जहन में रखें कि वही शहद का तो पता नहीं, दूध वही है जिस पर मरियम के चचा जान ने जो है वो 18% टैक्स लगा के उसकी कीमत में 25% इजाफा कर दिया है। अच्छा, एक और मशहूर यूट्यूबर ने तो हादी कर दिया ना, उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर देख के इतनी खुशी हुई कि मैंने 2 मशहूर चौकों में ट्रैफिक पुलिस को लोगों के चालान करते हुए देखा। पता नहीं ये कौन सा तरक्की का मैयार है कि जिस शहर में ट्रैफिक के चालान हो रहे हो वहाँ पे तरक्की हो रही होती है। ये मैंने पहली दफ़ा ही सुना है। अच्छा, मैं ये सारे टिकटॉकर्स की बातें सुन के इसलिए हैरान हो रहा हूँ कि इन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी आपको। अगर आपने ये सब कुछ कहलवाना ही था तो अपने जालों से कहलवा लेते हैं। ये टिकटॉकर्स पर करोड़ों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी आपको। अपने किसी जालों को कहते, उनको तो मतलब हर बात में आपकी तारीफ़ें नज़र आती हैं। इसी तरह का एक आपका मतवाला जो था वो नून लीग का, वो वॉशरूम में दाखिल होने लगा तो उस पर लिखा हुआ था पुल, तो आगे से उसके मुंह से फौरी तौर पे निकला, और शहबाज शरीफ साहब ओ जींदो रहो, और किथे किथे पुल बना छड़े जे। तो इन लोगों से ये काम करवा लेते आप। अच्छा, बात कहीं दूसरी तरफ निकल गई नाजरीन। बात हो रही थी अदालत की। अच्छा, जब चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जाता देखा तो उन्होंने फिर इसको वो मामले को पंचायत के हवाले कर दिया कि खुद ही कोई फ़ैसला करके आओ। असल में चीफ जस्टिस साहब ने मेरी ज़ाती राय में लाहौर हाई कोर्ट की जो नामज़द करदा चीफ जस्टिस है नई, उनको ओहदे का चार्ज संभालने से पहले ही एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया। अगर वो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ कबूल नहीं करती तो काजी फायजीज़ा साहब के किसी न किसी तरह वो ज़ेर ताब आ जाएंगी, बैड बुक्स में आ जाएंगी। और अगर इलेक्शन कमीशन की हाँ में हाँ मिलाती हैं तो आवाम की नज़रों में आते ही अपना इमेज मज़ीद ख़राब कर लेंगी। और नाज़रीन, इसके साथ ही आज की आखिरी बात मुन्नू भाई की ज़बान में, जो तू चाहना है वो नहीं होना, जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा है, इश्क समंदर तरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, सुख लई दुख भी जरना पैंदा है, जीवन दे लई मरना पैंदा है, जीवन दे लई मरना पैंदा है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।